गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। કેમ છો બધા મજામાં? मैं हूं सीए आनंद कानानी एंड ऑन डिमांड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सर आरटीपी करवा दो, आरटीपी करवा दो। हियर आई एम बैक विद आरटीपी सॉल्यूशन ऑफ दिसंबर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। मैं आपको सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर के 2023 दिसंबर अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है वो तो सब कवर कराऊंगा, और जो बाकी के भी है उनका भी मैं आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। एंड बेस्ट पार्ट इज मैं आपको हर एक क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में, एक एक क्वेश्चन का अलग से रिकॉर्डिंग करके मैं आपको देने वाला हूँ, सो दैट यू कैन रिवाइज द स्टफ एट योर ओन टाइम। गाइस आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, एंड आई एम श्योर आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी, और वो टाइम पे एग्जाम की तैयारी आरटीपी के बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स आप में से जो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है आरटीपी क्या है, उनके लिए एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। व्हाट इज आरटीपी? आरटीपी इज रिवीजन टेस्ट पेपर्स इश्यूड बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ आईसीएआई। यस, you heard it right. ICAI has got various separate departments. See, first is BOS, Board of Studies, which publishes books. Then there is exam department. Now exam department which sets the papers, the same department releases RTPs, रिविजन टेस्ट पेपर्स। गाइस RTPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो यहां तक मानता हूं कि अगर आप RTP किए बिना एग्जाम देने चाहते हो, दैट मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। आरटीपी बहुत ही अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, एंड अगर मेरी मानो तो कम से कम लास्ट 5 RTPs आपको सॉल्व करने ही चाहिए बिफोर राइटिंग एनी पर्टिकुलर अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इस बार की आरटीपी में से भी पूछा, लेकिन लास्ट टाइम की आरटीपी में से मे बी 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का सेम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। बहुत बार सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन थोड़ा सा भी अल्टरेशन किए बिना। सो आरटीपीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक एक करके अपन सारे के साथ रिवीजन टेस्ट पेपर्स के हर एक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस, सो हियर वी गो। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, which is true and false. Of course true false के क्वेश्चंस के ऊपर अपन काम करने जा रहे हैं, एंड हियर वी गो। पीपल आई शेयर द स्क्रीन। ये आईसीएआई का ही जो है बुकलेट है। मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं सो यस, ये वी आर देयर विद द शेयर्ड स्क्रीन। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड अपन डिस्कस करेंगे, एज इफ आप मेरे सामने लाइव ही पढ़ रहे हो। रेस्ट एश्योर्ड मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। Here we go. People, let's start. State with reasons whether the following statements are true or false. अपन को आइडेंटिफाई करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप एक यहाँ पे मार्क्स फैच कर सकते हो आप, है ना। क्वेश्चंस में सब में मिस्टेक्स हो सकती है, बट दिस इज समथिंग वेर यू आर सर्टेन टू गेट द मार्क्स। यस, गुड्स वर्थ ₹600 taken by the proprietor for personal use, क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग सपोज, should be credited to capital account। क्या बोला है? should be credited to capital account। people entry क्या करते हो? ड्राइंग्स का एंट्री क्या करते हो? ड्राइंग्स जब भी ऑनर प्रोपराइटर या तो पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग्स करता है, एंट्री क्या करते हैं अपन? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। यस यस, एंट्री नॉर्मली अपन पास करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट when goods are withdrawn, right? Okay, and यहाँ पे बोला है परचेस अकाउंट क्रेडिट करने की जगह पे क्वेश्चन में बोला है कि अपन क्या क्रेडिट करेंगे, देखो ना जरा ध्यान से। शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स इट इज व्हाट, फॉल्स। समझ में आया? सिंपल था, बहुत इजी था। यस, इट वाज वेरी सिंपल, एंड आई होप एवरीबॉडी। So here we move on to the second question, which is with respect to capital or revenue expenditure. देखिए एक बार, Mrs. Raj Yog and Company runs a cafe. Okay, they renovated some of the old cabins. Cabins को क्या किया? Renovate किया. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 25 to 28. बेटा जी cabins increase हो गया when number of cabins increases. अच्छा याद है people capital expenditure अपन
ऑलरेडी हमने जब भी डिस्कस किया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन कब बोल सकते हैं, रेवेन्यू कब बोल सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल कब बोलते हैं, रेवेन्यू कब बोलते हैं, जरा ध्यान से देखें। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, या तो कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पीपल लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट मिलता है, एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है, याद आ रहा है? एंड्योरिंग बेनिफिट मतलब मोर देन 1 ईयर में बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। सेम इज द केस हियर। तो आपको क्या बोला कि भाई ये करने से हमारा प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी। टोटल एक्सपेंडिचर इनकम वाज 50,000 एंड वाज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उन्होंने रेवेन्यू ट्रीट किया, इज इट करेक्ट? नो, इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो दिस इज ऑफ कोर्स फॉल्स। एक बार इसकी आंसर भी अपन चेक करते जाए क्या, विल इट बी गुड? चलो एक बार यहां से समझते जाता है। So what they have to say is, goods taken by the proprietor for personal use should be credited to purchase account since less goods are left in the business for sale। ये सब कुछ तो समझ में आ गया है। सेकेंड का बोला है, रिनोवेशन ऑफ कैबिन्स इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कैबिन्स। रिनोवेशन करने से नंबर ऑफ कैबिन्स बढ़ गए हैं। दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड thus this renovation expense is a capital expenditure and not revenue expenditure। क्या सबको ये भी समझ में आया? यस यस, पक्का पक्का पक्का। Great. Move on to the third one. The third one says if the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, written in the wrong account और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, या तो गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। मुझे अकाउंट एंट्री करना था मोहन के अकाउंट में, मैंने एंट्री कर दिया सोहन के अकाउंट में। या तो डेबिट करना था और क्रेडिट कर दिया रॉन्ग अकाउंट, या तो रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस मान लिया, फॉर एग्जांपल, है ना? आई गिव एन एग्जांपल, इफ आई कैन टेल यू, वेजेस पेड, आप लोगों का 11th 12th का फेवरेट एडजस्टमेंट, wages paid for the construction या तो wages paid for making furniture has been debited to wages account। wages जो हमने पे किए फर्नीचर को बनाने के वास्ते, इट शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट्स, हमने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। ये कौन सा एरर है? ऑफ कोर्स दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंस था, आपने रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल मान लेते हैं, तो ये क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये भी क्या बनना चाहिए? दिस इज ऑफ कोर्स फॉल्स। समझ में आ रहा है? 100% यस। मूव ऑन। ये इजी है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। भाई ये बचपन से आप करते आ रहे हो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो ट्रू है, 100% ट्रू है। सर कैसे मालूम? अच्छा, आई गिव यू द वे आउट, समझते हैं एक बार फोर्थ को। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करते हो, याद करो ना। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एक एंट्री नहीं बोलने का, दो एंट्री हमेशा बोलने का। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप। डू यू अग्री? ध्यान से देखो ना, कहीं पे भी कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्या? डेप्रिसिएशन बिल्कुल खर्चा तो है, लेकिन इट इज सॉर्ट ऑफ अक्यूमुलेशन। हम कहीं ना कहीं फंड अक्यूमुलेट कर रहे हैं टू मेक फ्यूचर एक्सपेंसेस, राइट पीपल? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने से हमारा कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड, ग्रेट गोइंग, दिस इज ट्रू। जो हो गया मैं उसको एक बार टिक कर लेता हूँ। दिस वॉज ट्रू। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन। The additional commission paid to consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission। People overriding commission। अच्छा, consignment chapter में चाहिए ना, जरा डुबकी मारिए ना। There were three types of commission. First was ordinary commission. Second is del creditor commission. Third is overriding commission। अच्छा, ऑर्डिनरी कमीशन क्या था? सेल्स का डायरेक्टली परसेंटेज ले लिया, 5%, 10%, 15%, 20%, फाइन। अच्छा, याद करा दूं,
बैड डेट का लॉस किसका होता है? कंसाइनर का होता है, द सेंडर ऑफ द गुड्स, प्रिंसिपल का होता है। यस, प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, कंसाइनर भी बोल सकते हो, इट इज वन एंड द एब्सोल्युटली सेम थिंग। बैड डेट का लॉस कंसाइनर का होता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन, बट अगर ये रिस्क कंसाइनर कंसाइनी को पास ऑन करना चाहता है, बैड डेट का लॉस वो खुद लेना नहीं चाहता है, तो ऑर्डिनरी कमीशन से थोड़ा सा ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो डेल क्रेडर कमीशन। डू यू रिमेम्बर दैट? डेल क्रेडर कमीशन, जहां पे बैड डेट का लॉस कंसाइनी का हो जाता है। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, बेचा नहीं बोल रहा हूँ, भेजा। Consignor sent goods to the consignee. Consignee will send those goods to some any random person. Now consignee जब भी गुड्स को सेल कर रहा है और उस गुड्स में जब भी लॉस हो गया, लॉस किसका हुआ? कंसाइनर का कि कंसाइनी का? अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो कंसाइनी का लॉस, एंड अगर ऑर्डिनरी कमीशन था तो किसका लॉस? कंसाइनर का लॉस। यहां तक का फंडा समझ में आ गया? ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता था, खाली याद करा देता हूं। ओवरराइडिंग कमीशन के केस में जैसे ही सेल्स प्राइस बढ़ता है, कमीशन भी बढ़ता है। जहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है अगर तूने ये प्राइस पे सेल किया तो मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला कि अगर तूने ये गुड्स को 35,000 में सेल किया तो मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा, बट 35,000 से जितना एक्स्ट्रा लाया वो एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर मैं तेरे को 20% कमीशन दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। विथ इंक्रीज इन सेल्स प्राइस, कमीशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या याद आ रहा है? ये सो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। और यहाँ पे बोला है कि बैड डेट का लॉस पास ऑन हो जाता है इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर, तो भाई ये गलत हो गया। बैट ओवर राइडिंग बोला है, ओवर राइडिंग बोला है इसलिए गलत हो गया। अगर डेल क्रेडिटर बोला होता तो बिल्कुल सही होता। एडिशनल कमीशन पेड टू द कंसाइनी हु अग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। नाउ ओवर राइडिंग नहीं है, ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था कौन सा कमीशन? डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या याद आएगा? समझ में आएगा? यस बिल्कुल। चेक करता है। आइए, देयर आर थ्री। ओके, ओके स्किप हो गया, आई कम टू इट लिटिल लेटर। यहाँ पे आ जाता है एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु अग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कर देना। डेल क्रेडर कमीशन। एवरीबडी यस, दैट वाज नंबर 6। ओके ओके, फिफ्थ बाकी रह गया। देर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। भाई टू तो नहीं है, देर आर थ्री वेज टू प्रिपेयर अकाउंट करंट। अच्छा ये हो गया आपका फॉल्स। There are two ways of preparing an account current. Is it true? True or false? True or false? Of course it is false. There are three ways to prepare account current. एक तो आप इंटरेस्ट की कॉलम से बनाते थे, एक प्रोडक्ट की कॉलम से बनाते थे, और जैसे आप बैंक जैसे बनाता है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, याद आ रहा है क्या? ये आई शो इट टू यू। ये देखो ना, अकाउंट करंट टैब चैप्टर। भाई आई पर्सनली बिलीव इस बार अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट सब क्वेश्चंस आने वाले, बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ना ये पूरा चैप्टर जा रहा है, एवरेज ड्यू डेट चैप्टर भी जा रहा है, अकाउंट करंट चैप्टर भी जा रहा है। सो आई पर्सनली बिलीव इनके क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, राइट? अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ways of preparing account current, first is with the help of interest tables, second is with the help of with by means of products, and third is by means of products of balances जैसे बैंक बनाती है, राइट? ओके, लाइक करंट अकाउंट। यस यस यस, एक क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट एंड प्रोडक्ट कॉलम तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं था यार, आई एम प्रिटी श्योर ये सबको याद होगा। थोड़ा एक बार याद करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, आई जस्ट शो इट टू यू। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स और बैलेंसेस इन केस ऑफ बैंक्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन याद है? विनोद करंट अकाउंट हमने देखा था, प्रोडक्ट्स निकाला, बैलेंस निकाला, बैलेंस का प्रोडक्ट्स निकाला। एवरीबडी यस? सो देर आर थ्री वेज टू प्रिपेयर अकाउंट करंट, नॉट टू वेज। यहाँ पे टू बोला है इसलिए गलत हो गया। परफेक्ट। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स। ट्रू के फॉल्स? ट्रू के फॉल्स? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको मालूम होगा पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे कोई एसेट्स ओन नहीं कर सकता। बिल्कुल, पार्टनरशिप के जो फर्म्स के जो ऑनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी सब बाय कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एब्सोल्युटली ट्रू। यस दैट इज करेक्ट। पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे कोई एसेट्स ओन नहीं कर सकता है। देखिए ये रहा, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी and therefore can't own any assets. The partners own the assets of the firm. बिल्कुल यस।
एवरीबडी फटाफट. यस, ग्रेट, ऑसम. नेक्स्ट इज गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड. क्या हर एक इंटेंजिबल एसेट्स को वैल्यू नहीं किया जा सकता है? भाई ये क्या बोल दिया यार. बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट्स को तो वैल्यू किया जा सकता है, और गुडविल को तो स्पेसिफिकली आप उसका एक चैप्टर भी पढ़ते हो पार्टनरशिप में, यूनिट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो भाई बिल्कुल वैल्यू कर सकते हैं. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट. फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसिट. भाई यहाँ पे कुछ हाईलाइट करना जैसा है, देखो ना जरा क्या बोला है. लाइफ मेंबरशिप के लिए फीस मिला, एनपीओ चैप्टर. एनपीओ को लोग प्यार से लोई पीओ भी बोलते हैं. बहुत परेशान करता है ना. जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, क्या सच में डर लगता है इस चैप्टर से? Fees received for life membership is a revenue receipt as it is of a recurring nature. है भाई, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा. लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या था? लाइफ मेंबरशिप का मतलब था आपको पूरी लाइफ टाइम का मेंबरशिप फीस एक साथ मिल गया, और वो एक साथ मिल गया तो फिर रिकरिंग कैसे हो सकता है? इट इज कॉन्ट्राडिक्ट. यस यस. ये क्या होना चाहिए, ट्रू क्या फॉल्स? इट इज फॉल्स. सबको समझ में आया? एवरीबडी यस. फटाफट फटाफट बताओ मेरे को. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. चलो मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ. लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड फॉर द मेंबरशिप is a capital receipt and not a revenue receipt. As it is non-recurring in nature, it is distinctly added to capital fund or general fund. बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में या तो जनरल फंड में आप इसको ऐड करते हो, और ये कैपिटल रिसिट है, ना कि रेवेन्यू रिसिट. एवरीबडी यस. एंड हियर वी मूव ऑन टू द लास्ट, ट्रू और फॉल्स. व्हेन शेयर्स आर forfeited, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर ना, 12th में ना, पार्ट 2 का शेयर कैपिटल. आइए एक बार. व्हेन शेयर्स आर forfeited, the share capital account is debited with called up capital of shares forfeited, and shares forfeiture account is credited with calls in arrears of shares forfeited. गुड वन. एक बार फिर से समझे क्या? फोर फीचर का एंट्री याद होगा क्या आप लोगों को? फोर फीचर के टाइम पे क्या एंट्री होता था? शेयर कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही बार डेबिट होता है शेयर को फोरफिट करने के टाइम पे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर्स. क्या याद आ रहा है? पक्का पक्का जितना मिल गया वो जाता था शेयर फोर फीचर में, लेकिन जो मंगाया वो नहीं मिला वो जाता था कॉल्स इन एरियर्स में. यहाँ पे बोला है बेटा जी, व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल. दैट इज करेक्ट ऑफ शेयर फोरफिटेड. And the share forfeiture account is credited with calls in arrears of shares forfeited. भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था यार. Yes yes no no. Share forfeiture account is credited with the amount that you have already received. जो नहीं मिला वो calls in arrears में जाता है. तो it should be false. When shares are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of shares forfeited. That is correct. शेयर जितना कॉल्ड अप किया था वो शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, वो सही है. एंड द शेयर forfeiture account is credited with amount received टूवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. जितना मिल गया वो अमाउंट जाता है शेयर फोर फीचर के अंदर. डू यू ऑल अग्री? जल्दी से मेरे को बताओ ना. एंट्री एक बार यहाँ पे मैं लिख के भी देता हूँ, क्या एंट्री करते थे पीपल. एक बार लिख के दे रहा हूँ क्या अपन एंट्री करते थे, प्लीज ध्यान से देख लो. एंट्री अपन ऐसे करते थे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर इक्विटी है तो आगे इक्विटी लगाएंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगाएंगे. कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, जल्दी से, टू शेयर फोर फीचर. And lastly, two calls in arrears account. आई होप आपको याद है पीपल, कॉल्स इन अरियर्स की जगह पे आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो ऑफ कोर्स. अच्छा मैंने बोला अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन भी क्रेडिट कर सकते हैं ना? यस के नो? कमेंट में बताओ यस और नो. वेल लेट मी आंसर इट. एप्लीकेशन कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज एप्लीकेशन तो मिला ही होगा तब तो जाके शेयर्स अलॉट हुए होंगे. यस और नो? जो मिल गया अमाउंट रिसीव्ड वो अपन यहाँ पे लिखते हैं, एंड नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पे लिखते हो. क्या सबको समझ में आया है? एवरीबडी यस. तो ये भी बन जाता है आपका फॉल्स. भाई ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन झूठा था, सिर्फ दो सही थे. ओनली टू टू वर ट्रू, द रेस्ट ऑल ऑफ देम आर फॉल्स. जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही थे. ऑलराइट, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट
session with the next question. Thank you so much. Tata, bye bye, and aujo. See you again. Bye bye.